नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। नाउ वी विल सी डिफरेंस बिटवीन इवेपरेशन एंड बॉइलिंग। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि इवेपरेशन क्या होता है और बॉइलिंग क्या होता है। अब हम उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करेंगे। दैट इज evaporation and boiling. So phenomena of change of liquid in a vapors, phenomena of change of liquid into vapors below at any temperature, at any temperature below its boiling point. जैसे कि हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि वाटर जब बॉईल होता है तभी उठता है। घर में पानी कहीं पड़ा हुआ है तो थोड़ी देर बाद वो पानी वेपराइज हो जाता है। और वैसे भी सी में, रिवर में वेपराइजेशन होता है तभी तो क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है। तो क्या वो हमेशा बॉईल करते रहते हैं? वो तो कभी भी बॉईल नहीं करते हैं। तो जो वेपराइजेशन होता है वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट अगर होता है तो उसको इवेपरेशन कहते हैं। सो ऐसा होता रहता है, घर में हम पोछा लगाते हैं पानी उड़ जाता है, कहीं पानी पड़ रहा रहता है तो उड़ जाता है। तो ऐसा 20-25 डिग्री सेल्सियस पर भी होता रहता है। तो ये उसको इवेपरेशन कहते हैं। जबकि बॉइलिंग क्या है कि when vaporization takes place at boiling point, so bulk vaporization जो भी होता है, so when vaporization takes place at boiling point, it is called boiling। उसको बॉइलिंग कहेंगे। ये कैसा फिनोमिना है? इसमें सरफेस का लिक्विड ही सिर्फ उड़ता है और नीचे पानी, जैसे बकेट में अगर आप रात में पानी भर के रख दें तो थोड़ा सा लेवल कम हो जाएगा सुबह तक या 2-3 दिन बाद। तो ये सरफेस का पानी, जो पार्टिकल सरफेस पर हैं वो उड़ जाएंगे, फिर दूसरे सरफेस पर आएंगे, फिर वो उड़ेंगे। इस तरीके से सरफेस वाइज उड़ता है। तो दिस इज सरफेस फिनोमिना, क्योंकि सरफेस के पार्टिकल्स जो है कम पार्टिकल से बॉन्डेड होते हैं। सो दिस इज सरफेस फिनोमिना। जबकि ये क्या है? इट इज बल्क फिनोमिना। बल्क का मतलब पूरे में वेपराइजेशन होता है। जब बॉइलिंग हो रहा हो तो आप देखिए तो उसमें थ्रू आउट में बबल्स उठते हैं। तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है बॉइलिंग का, वो एक बल्क फिनोमिना है। जैसे ये देख लो, पानी उड़ता रहता है तो इस तरीके से ये बबल्स उड़ते रहते हैं, वेपराइज होता है और अंदर अंदर से बबल्स उठते रहते हैं। तो ये एक बल्क फिनोमिना है। सो इट इज बल्क फिनोमिना। ऐसा होता है। थर्ड, जो इवोपरेशन है, जैसे घर में पानी पड़ा है तो शाम तक उड़ जाएगा पानी। तो वैसे कोई गीला कपड़ा आप बाहर डाल दोगे धूप में तो उसमें से पानी धीरे धीरे उड़ जाएगा, कपड़े सूख जाते हैं। घास है कूलर की, वो गीली है, धीरे धीरे वो सूख जाएगी। तो इट इज स्लो प्रोसेस। इट इज स्लो प्रोसेस। और जबकि
बॉइलिंग में तो आप उसको हीट देते हो और बड़ी तेज़ी से पानी जल्दी जल्दी वेपराइज होता है, स्टीम निकलती है, तो इट इज़ फास्ट प्रोसेस, ये फास्ट प्रोसेस है। अगर आप ये देखें कि कहीं पर पानी पड़ा हुआ है तो वो जब उड़ता है तो वो ज़मीन ठंडी हो जाती है, या फिर रात को पानी रख दो और वो उस बकेट का पानी सुबह ठंडा मिलता है। क्यों वो पानी सुबह ठंडा मिलता है? क्योंकि जो सरफेस के पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं कि वो बल्क में से एनर्जी लेकर, जैसे सरफेस का पार्टिकल है तो ये क्या करेगा, इसी बल्क में से एनर्जी लेकर के इसी में से उड़ जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे सभी करते हैं। तो ये जो पानी है ये कूल होता जाता है, क्योंकि इनको एनर्जी कौन देता है? इसी में से ये लेंगे, और कहाँ से लेंगे? सो द पार्टिकल एट सरफेस टेक द एनर्जी, एनर्जी बोलो या लेटेंट हीट, क्योंकि जब भी लिक्विड के पार्टिकल स्टीम में बदलते हैं तो उनको लेटेंट हीट की ज़रूरत होती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो वो लेटेंट हीट कहाँ से लेते हैं? इसी बल्क से लेते हैं और उड़ते चले जाते हैं। धीरे धीरे जो पीछे पानी छूट जाता है वो ठंडा हो जाता है। रात के रखे हुए पानी से आप सुबह नहाइए तो उसमें वो ठंडा पानी रहेगा, जो कि फ्रेश वाटर है वो ठंडा नहीं रहेगा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वेपराइजेशन की वजह से। आप मटके में देखिए, मटके में पानी जो है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उससे वेपराइज होता रहता है और अंदर से एनर्जी लेता रहता है, लेटेंट हीट, और अंदर का पानी कितना ठंडा हो जाता है। तो इस तरीके से जो इवापरेशन है, जो सरफेस से पानी उड़ता है तो वो अपने पीछे के पानी को ठंडा कर देता है। इट कॉजेस कूलिंग। कुछ ना करो तो गीला रुमाल ही अपने चेहरे पर रख लो थोड़ी देर, तो आपके चेहरे से वो सारी हीट ले लेगा और पानी को उड़ा देगा, और देखो चेहरे पे ठंडक लगती है। तो वो हीट लेता है, हीट एनर्जी या लेटेंट हीट, और वो एनर्जी लेके पानी उड़ जाता है। तो ऐसा होता है। हाथ में थोड़ा सा आप क्या करिए, नेल पॉलिश रिमूवर रखिए, तो नेल पॉलिश रिमूवर वेपराइज हो जाएगा, लेकिन वो कहाँ से हीट लेगा? आपके हाथ से, तो पीछे ठंडा ठंडा लगेगा आपको। तो वास्तव में जैसे आपके हाथ में से नेल पॉलिश रिमूवर उड़ता है तो ठंडा ठंडा लगता है, उसी तरीके से इसमें भी जो सरफेस से पानी उड़ा उसने पीछे के पानी में से एनर्जी ले ली या लेटेंट हीट ले ली। लेटेंट हीट क्यों ले ली? बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और जो बचा हुआ पानी उसको कूल कर दिया। सो इवापरेशन कॉजेस कूलिंग। और बॉइलिंग तो एक फिक्स टेम्परेचर पर होती है, तो वो तो टेम्परेचर कम नहीं होता, वो तो 100 डिग्री सेल्सियस पानी उबल रहा है। बॉइलिंग डज नॉट कॉज कूलिंग। ये चीज़ है। तो हमने ये सारी बात देख ली कि इवेपरेशन और बॉइलिंग के बीच में डिफरेंस देख लिया। सो नाउ आप ये देखिए कि जो इवेपरेशन है, अगर आप किसी चीज़ पानी को बहुत जल्दी उड़ाना चाहते हो, ज़मीन में पानी पड़ा है, तो आप क्या करो, उस पानी को पूरे कमरे में फैला दो, उसका सरफेस एरिया फैला दो। तो अगर वो पानी पूरे कमरे में फैला दोगे तो जल्दी उड़ जाएगा, और अगर थोड़ी सी जगह में रहेगा तो धीरे धीरे उड़ेगा। तो वही अगर एक मग पानी मग में है तो धीरे धीरे उड़ेगा, पूरे कमरे में फैला दो तो वरांडे में पूरा फैला दो तो जल्दी उड़ जाएगा। तो इस तरीके से सरफेस एरिया बढ़ा देने से इवापरेशन तेज हो जाता है। या फिर आप ऐसा करो कि फैन चला दो। फैन चला देने से क्या होगा कि वो जो कमरे में पानी फैला हुआ है, आप जैसे पोछा लगा रहे हैं तो वो जल्दी उड़ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इफ़ सरफेस एरिया इंक्रीजेस तो पानी जल्दी उड़ जाएगा। और दूसरा क्या है कि धूप हो, टेम्परेचर बढ़ा दो तो भी इवेपरेशन तेज हो जाएगा। और तीसरी चीज़ विंड स्पीड, पंखा चला दो तो भी इवेपरेशन तेज हो जाएगा।
और चौथी चीज़ क्या है कि मान लीजिए बारिश है, तो बारिश में नमी ज़्यादा होती है, एयर में जो है वाटर की परसेंटेज ज़्यादा होती है, वाटर कंटेंट, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो अगर ह्यूमिडिटी होगी तो कपड़े सूखते नहीं हैं, और जबकि ड्राईनेस होगी एटमॉस्फेयर में, वाटर नहीं होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी, तो जल्दी कपड़े सूख जाएंगे। तो बारिश में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, और जबकि गर्मियों में ड्राईनेस है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो ये जो इवेपरेशन है ये 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ इवेपरेशन डिपेंड्स ऑन, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा। इसी तरीके से विंड स्पीड, विंड स्पीड बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा। एंड ह्यूमिडिटी यानी नमी, जो हवा में पानी की कंटेंट है, ह्यूमिडिटी। एयर में भी वाटर होता है, तो इस तरीके से रेट ऑफ इवेपरेशन इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। बॉइलिंग डज नॉट डिपेंड ऑन सच फैक्टर्स, बॉइलिंग डज नॉट डिपेंड ऑन सच फैक्टर्स। इस तरीके से हमने देख लिया कि इवेपरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है। अब जरा देखें, ये तो बात हो गई इवेपरेशन और बॉइलिंग की। नाउ देयर आर सर्टेन अदर डेफिनेशंस विच आर टू बी लुक्ड अपॉन, जिसको कि हमें देखनी चाहिए। व्हाट इज फ्यूजन? फ्यूजन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड into liquid is called फ्यूजन और मेल्टिंग। उसी को फ्यूजन भी कह सकते हो या मेल्टिंग भी कह सकते हो, ये है। तो उसको फ्यूजन कह सकते हैं। इसके अलावा फ्रीजिंग क्या होता है? फ्रीजिंग दैट इज सॉलिडिफिकेशन, फ्रीज होना, कोई चीज़ जम जाना। तो फ्रीजिंग क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड। कहते हो कि आइसक्रीम फ्रीज हो गई है, जमना, किसी चीज़ का जम जाना, फ्रीजिंग है। और फ्यूजन का मतलब है पिघलना। सो व्हाट इज फ्रीजिंग? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। conversion of liquid into solid is called solidification। इसको सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। इसी तरीके से वेपराइजेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर और गैस। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर भी कह सकते हैं, या गैस, गैस फॉर्म में बदल जाता है, इज कॉल्ड वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन दो तरीके के होते हैं, या तो बॉइलिंग पॉइंट पे या बॉइलिंग पॉइंट के नीचे भी तो वेपराइजेशन हो सकता है। नाउ ये तो हो गया वेपराइजेशन। फिर कंडेंसेशन क्या है? जैसे कि सी से वेपर्स उठती हैं तो ऊपर जा कर के छोटी छोटी टाइनी ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, उसको क्लाउड्स कहते हैं।
तो क्लाउड्स और कुछ नहीं है, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर into tiny droplets of water is known as clouds. तो ग्रुप ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स जो भी है वही क्लाउड्स होती हैं. सो कंडेंसेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड. इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन. ये संघनन की प्रक्रिया है. कंडेंसेशन. देखो, कंडेंसेशन अगर करना है तो आपको हीट निकालनी पड़ेगी. वेपर में से हीट निकाल दो तो कंडेंसेशन होगा. जैसे कि ये देखिए कि अगर मान लें आइस कोल्ड वाटर हो, आइस कोल्ड वाटर, और इसमें ये वाटर है और इसमें आइस के क्यूब्स भी पड़े हुए हैं ऐसे, तो आइस कोल्ड वाटर है. तो अब इसमें जो बाहर की एयर होगी तो एयर टकराएगी. बहुत ठंडा पानी है तो जब एयर टकराएगी तो एयर में भी पार्टिकल होंगे वेपर के. तो व्हेन वेपर पार्टिकल कम इन कांटेक्ट with glass, outer surface of glass, then they will release their latent heat to glass. क्योंकि बहुत ठंडा है तो वो उन पार्टिकल की एनर्जी खींच लेगा. क्योंकि जो ठंडी चीज़ होती है वो गर्म चीज़ से क्या कर सकती है, हीट एनर्जी ले सकती है. तो बाहर की जो वेपर है वो बहुत हॉट है और ये पानी ठंडा है. तो अब आप एक बात ये देख लो कि जब इवोपरेशन हुआ था तो क्या हुआ था, इवोपरेशन हुआ था तो इस वाटर ने इसमें से एनर्जी लेके या लेटेंट हीट लेकर के वो उड़ गया था. और अब उल्टा हो रहा है, यानी लेटेंट हीट लेके ये अगर वेपर में बदल सकता है तो जो वेपर है वो अगर अपनी लेटेंट हीट लूज कर दे, ठंडा पानी उसकी सारी लेटेंट हीट खींच ले, तो फिर उसको यहीं पे ड्रॉपलेट बन के रुक जाना पड़ेगा. फिर वो वाटर में बदल जाएगा, फिर वो आगे नहीं जा पाएगा कि टकरा के चला जाए. तो धीरे धीरे क्या होता है, जो भी एयर इसके कांटेक्ट में आती है वाटर वेपर, तो वो अपनी सारी लेटेंट हीट इस ग्लास को लूज कर देती है. और धीरे धीरे जब लूज कर देगी वाटर वेपर तो वाटर वेपर अब लिक्विड में बदल जाएगी टाइनी ड्रॉपलेट्स में. तो अगर उसको लेटेंट हीट दी जाए लिक्विड को तो उसे वेपर में बदला जा सकता है. हीट दी तो उसका वो उसने बॉन्ड तोड़ दिया, और बॉन्ड तोड़ दिया आपस में और फिर वो वेपर में बदल गई. और उसी सब वेपर्स की सारी हीट ले लो तो फिर से वो बॉन्ड बन जाएंगे लिक्विड के बीच के जो बॉन्ड्स हैं. तो जब फिर से बॉन्ड बन जाएंगे तो फिर वो लिक्विड बन जाएगा. तो ये जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स, इसीलिए तुम देखते हैं बहुत ठंडा अगर किसी पानी रखा है ग्लास में तो बाहर पानी की बूंद जम जाती है. कोई ये तो नहीं है कि ग्लास में छेद है इसलिए जम गई, क्योंकि बाहर का पानी इससे टकराया और टकराने के बाद जो वेपर्स हैं उन्होंने अपनी लेटेंट हीट लूज़ कर दी, और लूज़ कर दी लेटेंट हीट तो फिर तो उनके बीच के सारे बॉन्ड्स फिर से बन गए, तो इसलिए वो इसमें जम जाती हैं. तो ये चीज़ होती है. सो कंडेंसेशन हमने आपको क्या बताया कि कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड फॉर्म या कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन. उसको कंडेंसेशन कहेंगे. तो इट अकर्स बाय कूलिंग, कूलिंग से होता है. नेक्स्ट इज सब्लिमेशन. तो सब्लिमेशन कैसा प्रोसेस है, सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर फॉर्म. is called
सब्लिमेशन, इस चीज को कहते हैं सब्लिमेशन। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर फॉर्म। अगर सॉलिड को हीट करो, जैसे आप ये देखिए, दिस दिस इज कैम्फर, सो ये कैम्फर है, कपूर। तो अगर आप इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हीट करने पर, किसी चीज में रख के हीट करिए तो छोटा होता चला जाएगा। इसको जलाइए मत, इस पे आग ना लगने दीजिए। एक चम्मच में रख के, जो घर में कपूर है, तो उसको आप नीचे से गर्म करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, ये वेपर में बदल जाएगा। और वैसे भी कपूर की डिब्बी खोलते ही कपूर की स्मेल आने लगती है। सो ये जो कैम्फर है, यानी कपूर है, जो पूजा के लिए इस्तेमाल होता है, सो दिस कैम्फर वेपराइजेस, ये सीधा, ये लिक्विड में नहीं बदलता है, इट डायरेक्टली कन्वर्ट्स। अगर ये डिब्बी खुली छोड़ दें तो शाम तक ये सारा कपूर गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे बंद करना ज़रूरी है, नहीं तो कपूर उड़ जाएगा। ये चीज़ है। नाउ सो कैम्फर सब्लिमेट होता है, डायरेक्टली वो सॉलिड से वेपर में बदल जाता है। इसी तरीके से NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, या इसे आप नौसादर भी कह सकते हैं। ये क्या होता है कि अगर इसको आप स्मेल करेंगे तो छींक आती है, तो कभी कभी नाक में मोती फंस जाती है, तो फिर डॉक्टर इसी को स्मेल कराता है, तो स्नीजिंग आती है, छींक आ जाती है और मोती निकल जाती है। तो ये NH4 यानी अमोनियम क्लोराइड है। अगर ये पहले मेरे पास पूरी भरी हुई डिब्बी थी, मैं जितना इसे कई बार खोल चुका हूँ, तो ये खोलने से ये वेपराइज हो जाता है। अब ये इतनी बची है। तो अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, ये भी सब्लिमेट हो जाता है। सो इसके सब्लिमेशन को भी देखा जा सकता है। नाउ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? अभी हमने आपको दिखाया वाइट कलर का अमोनियम क्लोराइड, अगर उसको चम्मच में लेके हीट करोगे तो उड़ जाएगा सारा। कैम्फर, इसके अलावा नेफ्थलीन बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल्स हो गई। नेफ्थलीन बॉल्स क्या है, टॉयलेट में जो बॉल्स पड़ी रहती हैं, तो वो नेफ्थलीन वाली या ऊनी कपड़ों में डाल दी जाती हैं, मॉथ बॉल्स, जिससे उनमें कीड़े ना लगें। तो नहीं तो कपड़े रखने पर क्या है कि उसमें मॉथ्स लग सकते हैं, कीड़े लग सकते हैं, रेशमी कपड़ों को वो खा जाएंगे, तो उसमें मॉथ बॉल्स वाइट कलर की होती हैं गोलियां, तो नेफ्थलीन बॉल्स हो सकता है। या फिर ड्राई आइस। ड्राई आइस का मतलब क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2। आपने देखा है जो आपका कोन होता है, जिसको आइसक्रीम पार्लर वाला आपको देता है, उसमें बाहर में बहुत सारी बर्फ़ लगी रहती है, तो वास्तव में वो वाटर नहीं होती है, वो CO2 होती है। दिखने में ज़रूर ये वाइट तरीके की लगेगी, लेकिन वो आपके हाथ में जो बर्फ़ है या कोन में लगी, वो धीरे धीरे वेपराइज हो जाएगी और आपका हाथ भी गीला नहीं होगा। और जो वो आइसक्रीम का कोन है वो उतना ही क्रिस्पी क्रिस्पी रहेगा, और उसका जो बिस्किट है वो भी क्रिस्पी रहेगा। तो ये ड्राई आइस है। ड्राई आइस का मतलब अगर हम उसको वाटर में रखते तो वो जो आइसक्रीम कोन का बिस्किट है वो गीला हो जाता, वो खाने में अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए सॉलिड आइस CO2 ये बिल्कुल वैसी लगती है जैसे श्रीनगर की बर्फ़, और हाथ में लेते ही उड़ जाएगी। तो उड़ जाएगी और कुछ भी नहीं बचेगा, गीलापन भी नहीं बचेगा, बस वो CO2 बन के उड़ जाएगी। तो वो हमारी हाथ से हीट लेके उड़ जाएगी, ठंडी खूब लगेगी। तो ये -29 डिग्री सेल्सियस पर ड्राई आइस में बदलती है और फिर ये उड़ भी जाती है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि जो सब्लिमेट होती हैं। सब्लिमेशन अगर हमें देखना है तो सब्लिमेशन के लिए बुक में एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो कि किस तरीके से हम सब्लिमेशन देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये फिगर दिया हुआ, तो इस फिगर में ये दिखाया गया है कि मान लीजिए इसमें आपने चाइना डिश है, और चाइना डिश इस तरीके से है। चाइना डिश में अमोनियम क्लोराइड डाल दो और हीट करो, तो हीट करने पर अगर इस तरीके से एक फनल है, इन्वर्टेड फनल, उल्टी फनल रख दो,
और ऊपर कॉटन, वेट कॉटन प्लग रख दो। तो जब इसमें से ये उड़ेगा तो इसकी वॉल में ये चीज़ जमा हो जाएगी, तो उड़ेगा फिर बाहर तो जा नहीं पाएगा, तो यहीं जमा हो जाएगा। तो आप देखोगे कि ये सब्लिमेट होता है। तो ये प्रोसेस है जो बताता है कि सब्लिमेशन अकर करता है अमोनियम क्लोराइड में। जैसे कि यहाँ पर हम इसे देख सकते हैं कि ये चीज़ की गई है। इसमें मान लीजिए हमने ये रख दिया और ये हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है। तो अमोनियम क्लोराइड अगर हम इसमें डाल दें वाइट कलर का, तो और डालने के बाद ये चीज़ चाइना डिश है, तो चाइना डिश में डाल दें। और ये वायर गेज है, दिस इज़ वायर गेज, दिस इज़ ट्राईपॉड स्टैंड, ये देखिए दिस इज़ ट्राईपॉड स्टैंड। तो ट्राईपॉड स्टैंड में रख दें और नीचे इसमें हमने बर्नर रख दिया है, तो बर्नर को जला सकते हैं। और फिर उसके ऊपर एक इस तरीके की फनल रख दें। तो पहले अमोनियम क्लोराइड इसमें डाल दें, हमने डाला नहीं है, बट इसमें डालने के बाद क्योंकि वो स्नीजिंग इफेक्ट देगा, फिर छींक आने लगेगी। और इसके ऊपर वेट कॉटन का थोड़ा सा प्लग लगा दें या ईयरबड से इसको बंद कर दें गीला करके, या वेट कॉटन प्लग लगा दें। और फिर इसके बाद बर्नर को ऑन कर दें। तो जो इसकी वॉल्स है, तो इसकी वॉल्स में वाइट कलर का पाउडर जम जाएगा, वो अमोनियम क्लोराइड होगा। तो ये बात है। नाउ तो हमने ये बात देख ली कि सब्लिमेशन क्या है। सब्लिमेशन जैसा आपकी बुक में डायग्राम भी बना हुआ है, तो ये सारी चीज़ सब्लिमेट करती हैं, यानी वेपराइज हो जाती हैं। सो वी कैन सी इट बाय एन एक्सपेरिमेंट। जैसे कि हमने चाइना डिश ले लिया, तो चाइना डिश इस तरीके की होती है। अब इस चाइना डिश में ये चीनी मिट्टी का बर्तन है, इसी को चाइना डिश कहा गया है। सो टेक ए चाइना डिश एंड कीप इट ओवर वायर गेज। वायर गेज पर इसको रख दीजिए ऐसे। और फिर इसके बाद इसको किसी ट्राईपॉड स्टैंड पर रख दीजिए और यहाँ पर एक बर्नर रख दें। सो बर्नर रख के इसको जलाएं। जलाने के बाद इसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल रख दें, फनल। और इस चाइना डिश में आप क्या करें, अमोनियम क्लोराइड रख दें। ये अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड। और इस पर कॉटन प्लग लगा दें, गीला कॉटन प्लग, वेट कॉटन प्लग। तो ये आपको सारा अरेंजमेंट करना है। तो दिस इज द टोटल एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। सो सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड आपको दिखाया जा रहा है। सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ऐसे सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसा इसमें कपूर भी डाल सकते हो कि ये लेकर इसमें हमने कपूर डाल दिया, ऐसे डाल दिया। तो ये करके फिर उसके ऊपर एक एक कोन रख दें, कोन से इसको ढक सकते हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, तो भी वही बात हो जाएगी। नाउ then after some times we will see it get sublimated, and there on the walls of inverted funnel some amount of ammonium chloride get deposited। तो ये वायर गेज है, this is burner, this is tripod stand, this is china dish, this is ammonium chloride, and this is inverted funnel, दिस इज़ वेट कॉटन प्लग। वेट कॉटन समझिए रुई लगा दी, उसी का प्लगिंग कर दिया। वेट कॉटन प्लग का मतलब उसकी ओपनिंग बंद कर दी। प्लग जो फनल की ओपनिंग होती है, सो ये जो इसमें फनल में ओपनिंग है ऊपर की ओर, इसको बंद कर दिया, ये है ओपनिंग।
इस ओपनिंग को हमने बंद कर दिया कॉटन ट्रक लगा के। सो ये चीज़ है। और यहाँ पर इसमें अमोनियम क्लोराइड की वेपर उड़ेंगी और ये डिपॉजिटेड अमोनियम क्लोराइड है, डिपॉजिटेड अमोनियम क्लोराइड। तो इस तरीके से हमने ये बात देख ली कि सब्लिमेशन को हम एक्सपेरिमेंट के जरिए देख सकते हैं कि कैसे सब्लिमेशन होता है। सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू वेपर, इस चीज़ को देखा जा सकता है। सो सॉलिड का कन्वर्जन वेपर में क्या कहलाता है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर इज कॉल्ड solidification. What that is known as sublimation. Conversion of solid into vapor is called sublimation. इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। Now next is deposition. अब उल्टी बात है, डिपोजिशन देखो यहाँ डिपॉजिटेड लिखा गया है। सो कन्वर्जन ऑफ, पहले ये वेपर में बदला और वही वेपर इस वाल से टकरा के फिर से सॉलिड बन गई। सो कन्वर्जन ऑफ वेपर डायरेक्टली इनटू सॉलिड, वेपर थी कपूर की वेपर या कैम्फर की वेपर और वो बदल गई सॉलिड में। सो कन्वर्जन ऑफ वेपर्स का डायरेक्टली इनटू सॉलिड, डायरेक्टली इनटू सॉलिड is called deposition. उसको डिपोजिशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर हुआ है, तो अमोनियम क्लोराइड वेपर get deposited on the walls of inverted funnel. So एग्जाम्पल क्या है कि वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड या इसको नौसादर भी कहते हैं। घर में जो दादी लोग हैं उनसे पूछे तो नौसादर के बारे में वो खूब जानती हैं। सो ये किसी भी आप डिपार्टमेंटल स्टोर में मिल जाता है। अमोनियम क्लोराइड इनटू सॉलिड, ये वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड क्या होता है into solid form get deposited on walls of inverted funnel, inverted funnel की वॉल्स में, औंधी रखी कुप्पी की दीवारों पर नौसादर का जमा हो जाना ही डिपोजिशन है। सो हमने डिपोजिशन भी देख लिया कि व्हाट इज डिपोजिशन। इस तरीके से हमने मैटर की जो 3 स्टेट्स थी उनका इंटर कन्वर्जन देखा। कैसे कि ये बात हमने देखी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड से लिक्विड बनना क्या कहलाता है बताइए? इट इज कॉल्ड फ्यूजन। हीट की जरूरत होगी, हीट करोगे तो मेल्ट हो जाएगा। और लिक्विड से सॉलिड का बनना क्या कहलाता है? सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, तो ये सॉलिडिफिकेशन हो गया। किसी चीज़ को अगर आप कूल करोगे, लिक्विड को फ्रिज में डाल दो, सॉलिड बन जाएगा। लिक्विड से गैस बनना क्या कहलाता है? लिक्विड से गैस का बनना कहलाता है वेपराइजेशन। सो इट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। क्या आप मुझे बता सकते हो कि वेपराइजेशन के 2 टाइप क्या क्या हैं? तो एक है इवेपोरेशन जो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हो, और दूसरा है बॉइलिंग। सो वेपराइजेशन के भी 2 टाइप हैं। खैर जो भी हो, लिक्विड से गैस का बनना वेपराइजेशन है। अच्छा, गैस से लिक्विड का बदल जाना, जैसे कि वाटर वेपर ऊपर उठती हैं और क्लाउड बन जाती हैं, तो उसको कहते हैं संघनन, दैट इज कंडेंसेशन।
कंडेंसेशन, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अच्छा, सॉलिड से गैस बने तो तब क्या है? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। और गैस से सॉलिड बन जाए तो डिपोजिशन। तो इस तरीके से इससे इसमें बदलना, इससे इसमें बदलना, तो ये सब गर्म करने पर हो सकता है। हीट करोगे तो लिक्विड बन जाएगा, हीट करोगे। सॉलिड से गैस बनाओगे तो भी हीट ही करना पड़ता है। और उल्टा आने के लिए लिक्विड से सॉलिड ठंडा कर दो, गैस से लिक्विड ठंडा कर दो, गैस से सॉलिड ठंडा कर दो। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस प्रकार से हम इंटर कन्वर्जन है। दिस इज इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ये चार्ट अलग से भी पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए। सो इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, conversion of 3 states of matter। सो मैटर का आपस में एक दूसरे में बदलना यहाँ पर दिखाया गया है। ये चार्ट आपकी बुक में भी है, तो इस चीज़ को भी तैयार कर लें। अब जरा देखें कि वास्तव में जब हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो क्या होता है। ये देखिए, हीटिंग ऑफ वाटर या किसी भी चीज़ को, तो आप ये देखिए, ये 0 डिग्री सेल्सियस है और ये 100 डिग्री सेल्सियस है। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इधर की ओर मैंने टेम्परेचर दिखाया है, टेम्परेचर बढ़ता हुआ, और मैं लगातार अगर हीट देता रहूँ तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अगर आप हीट दो, फ्लेम दो, धूप में रखो, कुछ ना कुछ तरीके से आप हीट दो तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। तो सबसे पहले जब आइस निकालो फ्रिज से, जानते हो जो आइस होती है फ्रिज में वो कितने डिग्री पर होती है? -36। तो कहीं पर कोई टेम्परेचर है, मैंने मान लीजिए आइस निकाल ली बर्फ फ्रिज से, तो -36 डिग्री। अब उसे हीट दिया, तो हीट दिया, धीरे धीरे हीट दिया, तो टाइम के साथ वो -36 पे आइस थी, अब वो 0 डिग्री की आइस बन गई। तो 0 डिग्री में जब आई तो बहुत देर तक वो आइस भी रहेगी और साथ में अब वो मेल्ट होती, हीट में देता जा रहा हूँ लेकिन अब वो आइस है लेकिन वो पिघलने लगी। सो आइस प्लस वाटर बन गया और एक ऐसी स्थिति आ गई वो पूरी तरीके से वाटर में कन्वर्ट हो गया। हीट तो देता जा रहा हूँ, इस समय जितनी हीट आपने ये एक्स्ट्रा दी है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, वो सारी लेटेंट हीट है। सो द हीट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट इज टोटली यूटिलाइज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अदर। जैसे यहाँ ये सॉलिड से लिक्विड बदल रहा है, तो एंड हेंस डज नॉट इंक्रीजेज द टेम्परेचर, वो बॉन्ड को तोड़ने में यूज हो रही है, इस वजह से इसे लेटेंट हीट कहा गया। अच्छा, फिर और हीट दो, अब जब ये पूरा पानी में बदल जाएगा तो फिर से इसका टेम्परेचर राइज होने लगेगा। अच्छा, अब 0 से 100 पहुंच गया, लेकिन इस दौरान ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ टाइम दिस रिमेन्स इन लिक्विड फेज, ये वाटर बना रहेगा। और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर ये पहुंचा, फिर से ये वाटर अब स्टीम बनने लगेगा क्योंकि बॉइलिंग होने लगेगी। तो वाटर प्लस स्टीम, इस समय भी जो आपने इसको हीट दी है, तो वो जो हीट आपने दी है, दैट हीट इज कॉल्ड, उस हीट को कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द सेम हीट जो इसको दी गई है उसको कहा जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और उस समय भी बोथ द फेसेस को एग्जिस्ट, लिक्विड एंड गैस फेस को एग्जिस्ट एट बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे यही हो रहा है, लिक्विड एंड गैस स्टेट को एग्जिस्ट एट बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे यही हुआ है।
अच्छा, यहाँ क्या हुआ था, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट को एग्जिस्ट एट मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट को एग्जिस्ट, एक साथ होते हैं, को एग्जिस्ट एट मेल्टिंग पॉइंट, सो ड्यूरिंग इज इंटरफेस, ऐसी समय जिस समय दो अवस्थाएं एक साथ उपस्थित हों, पदार्थ की दो अवस्थाएं, टू स्टेट्स ऑफ मैटर, उसको कहते हैं इंटरफेस। सो 0 डिग्री भी इंटरफेस है, मेल्टिंग पॉइंट इज ए इंटरफेस, और ये भी इंटरफेस है, तो दोनों ही चीज़ें। सो द टेम्परेचर एट विच two states of matter coexist is called interface. So melting point and boiling points are interface. अब जरा देखो, जब ये पूरी तरीके से स्टीम में बदल गया तो और हीट करोगे तो अब ये स्टीम में बदल गया है, और अब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जब तक पूरी स्टीम नहीं बदल जाता तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तब तक ये 100 ही रहेगा। और आखिरी बूंद पानी का कतरा भी जब स्टीम बन जाएगा तो अब स्टीम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, स्टीम बन जाएगा। तो ये यहाँ पर आपको एनर्जी डायग्राम के मदद से बताया गया है कि किस तरीके से टेम्परेचर बदलता है। सो हीट एंड टेम्परेचर चार्ट फॉर वाटर के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वेरिएशन ऑफ स्टेट with heat, so variation of state of water, वाटर को वैसे H2O भी कहा जाता है, with heat, हीट के साथ ये कैसे बदल रहा है ये बात आपको यहाँ पर बताई गई है। नाउ तो इस तरीके से हमने देखा कि हीट देने के साथ साथ चेंज ऑफ स्टेट होती है। कुछ और चीज़ें देखें कि अगर मान लीजिए कि किसी पिस्टन में, हमने पहले भी पिस्टन को कंप्रेस करके दिखाया है आपको, तो पिस्टन में अगर कुछ गैस है, सिरिंज हमने दिखाई थी, सिरिंज को प्रेस करते थे तो प्रेस हो जाता था, इसमें गैस के कुछ पार्टिकल हैं। ऐसे ही कुछ भी हो, पिचकारी हो या ऐसा कोई भी पिस्टन हो, तो सिरिंज ही एक पिस्टन है, सिरिंज को आप दबा के देख लें तो वो दब जाता है। तो उसके अंदर का जो पिस्टन है, आप यहाँ से प्रेशर लगाओ तो धीरे धीरे ये कंप्रेस होगा, ऐसे कंप्रेस होता चला जाएगा। तो ये यहाँ तक आ गया, कंप्रेस हो गया। अब इसके पार्टिकल और क्लोजर आ गए, जो दूर थे वो क्लोज आ गए। तो पिस्टन को आपने कंप्रेस कर दिया तो पार्टिकल क्लोज आ गए, लेकिन अब ये पिस्टन और नीचे नहीं जा रहा है। तो इसको हमने पहले क्या किया बताइए, अप्लाई प्रेशर, प्रेशर तो अप्लाई कर दिया लेकिन ये और नीचे जा ही नहीं रहा। फिर इसके बाद कूल करो, कूल, इसमें से हीट निकाल दो। आपको मालूम है कि अगर आप साइकिल के पिस्टन में तेजी से दबाएंगे तो पिस्टन गर्म हो जाता है। तो आप एक स्तर तक दबा लेंगे लेकिन उसके पार्टिकल पास पास आ गए तो वो उसमें हीट आ जाती है। तो अब उसको कूल करना ज़रूरी है। अगर आप उसे बिल्कुल कूल कर देंगे तो और भी दबा पाएंगे। कूल एंड अगेन अप्लाई प्रेशर। ऐसा करके जब ठंडा कर देंगे, आप इसके चारों तरफ आइस रख दो तो कूल हो जाएगा ये, क्योंकि प्रेशर अप्लाई करने से वो हीट अप हो जाएगा। तो कूल कर देने से फिर और दबाओगे तो और भी दब जाएगा। और ऐसा अगर आप करते रहे, बार बार दबाओ और बार बार कूल करो फिर से दबाओ, ऐसा कई बार करो, ऐसा 50 बार करो, 100 बार करो। थोड़ा सा दबाओ, हीट हो जाए, फिर कूल करो, फिर दबाओ, तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, पिस्टन यहाँ पहुँच जाएगा और ये पार्टिकल बहुत क्लोज हो जाएंगे ऐसे। तो ये पिस्टन अब यहाँ आ गया और कूल भी कर दिया। अच्छा, आपने उसको कूल कर दिया और फिर प्रेशर भी लगा दिया तो पार्टिकल इतने पास आ गए और सारी एनर्जी आपने तो निकाल ली,
लेटेंट हीट दी थी तभी तो वो वेपर बना था। तो मेरा कूल करने का राज क्या है, आप क्यों कूल कर रहे हो, जिससे कि उसकी सारी लेटेंट हीट निकल जाए और पास भी आ जाए। अब जब ये पास पास आ जाएंगे तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स फिर से डेवलप हो जाएगा, और डेवलप हो जाएगा तो फिर, और लेटेंट हीट भी आपने निकाल ली है सारी जितनी दी थी, क्योंकि वेपर के पास लेटेंट हीट है। आप उसे लिक्विड से कैसे बनाते हो वेपर, उसको एक्स्ट्रा हीट देकर, जिससे कि वो बॉन्ड तोड़कर वेपर बन सके। और वही हीट अगर कूल करके खींच लो, निकाल लो, एक्सट्रैक्ट कर लो और उनको पास भी ले आओ, तो पास लाने से फिर से वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे, क्लिंज हो जाएंगे। क्लिंज होने का मतलब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा और अब वो लिक्विफाई हो जाएगा। तो ये लिक्विड बदल गया, ये गैस था। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर को चेंज करने से किस तरीके से गैस को लिक्विड बनाया जा सकता है, ये बात आपको बताई गई। तो बच्चों इस क्लास के लिए इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों।